जो जरूरी है किसी भी सक्सेसफुल सेगमेंटेशन के लिए मेजरेबल। जब तक साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं पता होगा, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी याद है, पढ़ के आए पीछे, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है? साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं पता होगा तब तक आप सेगमेंट परस्यू ही नहीं कर सकते। भाई ये सेगमेंट तो हो गई है मार्केट, साइकोग्राफिकली मैंने सेगमेंट कर दिया, ये रिलीजियस है, नॉन रिलीजियस है। अच्छा कितने परसेंट है ये रिलीजियस और कितने, यार ये आइडिया नहीं है दोनों। अरे भाई आइडिया नहीं है, पता चले कि रिलीजियस सिर्फ 2% है और नॉन रिलीजियस 98% है और मैं अलग सेगमेंट बना के उसको परस्यू करने के लिए जा रहा हूँ, तो इट हैज टू बी मेजरेबल। थर्ड, मेक सेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ग्लूटेन फ्री के केस की हम दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं। It doesn't make sense for the organization. It's a segment. Gluten free is a segment, but it doesn't make sense for the organization कि पूरा प्लांट फ्लश करे, 1 टन चलाए और उसके बाद फिर दोबारा तो वो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंस नहीं बना रहा है, एक्शनेबिलिटी नहीं है इसकी, which basically already I spoken about it कि जी एक्शनेबल होने चाहिए। एक्शनेबल में एक और चीज क्या आ जाती है कि एक्शनेबल इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंस बना रहे हो, प्लस रियलिस्टिक नहीं, एक्सेस जो है उनका वो मौजूद हो, एक्सेस पॉइंट मौजूद हो। मेरे पास एक सेगमेंट है जिसको मैं डायरेक्ट एक्सेस ही नहीं कर सकता। सारे सीईओज जो हैं वो मेरी टारगेट मार्केट है, जितनी भी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी, लेकिन मैं उनसे बातचीत नहीं कर सकता यार, मैं औकात ही नहीं है उनसे बात करने के लिए कि मैं डायरेक्टली कस्टमाइज कोई मैसेज उनको दे सकूं, ये मैं कर नहीं सकता। तो फिर उस सेगमेंट को वो एक्शनेबल नहीं है ना सेगमेंट मेरे लिए। मुझे जाना है वही रिसर्च मैनेजर्स के पास अपना बिजनेस लेने के लिए। I cannot approach CEOs directly, for example. ठीक है, इसी तरह से आपकी सेगमेंटेशन जो आंसर्स हैं आपको जो मिलने चाहिए वो आर दे, आप बता सकें किसी भी सेगमेंट के बारे में, कौन लोग हैं, क्या करते हैं, क्या वो चीज उन्हें मोटिवेट करती है, व्हाट मेक्स देम टिक, एंड फाइनली हाउ टू एक्सेस देम, उनकी मीडिया प्रेफरेंसेस क्या। सो जब कभी भी आप सेगमेंटेशन करेंगे, अंडर द सेगमेंट्स आपको क्या चीजें रन करनी पड़ेंगी, उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल टू टेल देम हु आर दे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल जब आप रन करेंगे, आपने सेगमेंट्स बनाए, सेगमेंट्स बना के आपने टॉप पे रखे टेबल्स में, और नीचे आपने क्या क्या चीजें देखनी है उसमें, डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखना है उनका कि भाई इस सेगमेंट में मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, अर्बन ज्यादा है, रूरल ज्यादा है, कराची ज्यादा है, लाहौर ज्यादा है, यंग ज्यादा है, ओल्ड ज्यादा है। तो हु आर दे, व्हाट डू दे डू, उनका बिहेवियर विद इन द कैटेगरी। इसमें डिटर्जेंट यूजर ज्यादा हैं, इसमें सोप यूजर ज्यादा हैं इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट में वॉशिंग मशीन यूजर ज्यादा हैं, नॉन वॉशिंग मशीन यूजर ज्यादा हैं। इसमें जो है वो हाई एंड डिटर्जेंट यूजर ज्यादा हैं या लो एंड डिटर्जेंट यूजर ज्यादा हैं। सो आपकी दूसरी चीज क्या है, व्हाट दे डू। थर्ड इज व्हाट मेक्स देम टिक। इस सेगमेंट के मोटिवेटर्स क्या है? इस सेगमेंट का मोटिवेटर है कि जी मैं सफाई के लिए आई कैन गो एनी लेंथ, एक्स्ट्रा हाइजीन के लिए आई कैन गो। तो मे बी मैं एक सेगमेंट अगर परस्यू कर रहा हूँ निटपिकर्स का, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि इसमें शामिल हैं XYZ एंजाइम्स जो कि कपड़ों से सारे जरासीम का खात्मा करें। ओह जरासीम, हालांकि कुछ नहीं है, बट मेरा क्लेम जो है वो उनके लिए बहुत कंपेलिंग हो जाएगा कि यार जरासीम का खात्मा कर रहा है ये वाला डिटर्जेंट। ठीक है, मेरा सेगमेंट है कुछ फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे फ्रेग्रेंस चाहिए होती है, फ्लोर क्लीनर ऐसा डॉल भी लोग यूज़ करते हैं, और एक और कुछ आता है उसको भी यूज़ करते हैं, तो कहते हैं वो खुशबू वो वाले लिक्विड में ज़्यादा होती है, डॉल में नहीं होती, तो लोग तो कोई एक ऐसी प्रोडक्ट हो जो दोनों डिलीवर कर दे तो दैट मेक्स देम टिक। So what motivates them to buy a certain product? Or generally speaking, what makes them tick means their motivators to buy the particular product for the category. ठीक है जी? And fourth, उनकी media habits क्या है? So इसमें category behavior आप देखेंगे क्रॉस चेक करके, और चौथी चीज आप उनकी मीडिया हैबिट्स देखेंगे, कौन सा टीवी देखते हैं, कौन सा रेडियो सुनते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कौन से, एंड दैट्स इट। तो ये 4 चीजें आप रख के सेगमेंट के नीचे जब देंगे तो आपको
एक कंप्लीट सेगमेंटेशन सोल्यूशन मिल जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम जो क्वालिटेटिव से हमारी जर्नी शुरू होती है। क्वालिटेटिव से 100 जुमले निकाले, 100 को रिड्यूस किया 30 जुमलों 35 जुमलों पे, उन पे अग्री डिसएग्री के 5 पॉइंट स्केल पे आपने वो सारे जुमले पूछे रिस्पोंडेंट से, फिर उस पे 2 स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगते हैं which is your factor analysis first and then cluster analysis। उससे मैं बमबारी नहीं कर रहा कि ये क्या होता है, वो जब कभी भी स्टैट्स वाले के साथ बैठ के चाहे आप सीख सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली ये 2 एनालिसिस के साथ लगते हैं, फैक्टर एनालिसिस एंड देन योर क्लस्टर सॉल्यूशंस। ये 2 करने के बाद आपको सेगमेंट्स मिल जाते हैं जिनको आप चेक करते हो सक्सेस फैक्टर के अगेंस्ट डिस्टिंक्ट हैं सेगमेंट्स, मेजरेबल है नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आर दे मेकिंग सेंस और नॉट, एंड दे आर एक्शनेबल। एंड देन उन सेगमेंट्स के नीचे आप अपने जो डेटा बाकी आया हुआ होता है यूएनए का वो देखते हो। भाई व्हाट आप पता करते हो ना, यूएनए में व्हाट पता करते हो या नहीं, हु पता करते हो नहीं, तो हु भी मुझे बताएगा हु सेगमेंट के नीचे हु, जब यूएनए स्टडी हु बताती है मुझे कि कौन कौन लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो सेगमेंट के नीचे रख के वही चीज़ पढ़ूंगा तो मुझे सेगमेंट वाइज पता चल जाएगा इस सेगमेंट का हु कौन है, इस सेगमेंट वाले क्या करते हैं, इस सेगमेंट वालों को क्या चीज़ मोटिवेट करती है, और इस सेगमेंट वालों को जो है वो इनकी मीडिया हैबिट्स क्या है। ये 4 चीज़ें मैंने बता दी अगर सेगमेंट के बारे में काम हो, मेरा काम एज रिसर्च। अब ये कंपनी के ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि वो उसको कितना फॉलो करती है, कितना उसको अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाती है। सो दैट्स अबाउट डेवलपिंग सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी। तीसरी चीज जो यूएनए से हम करते हैं वो हम करते हैं आइडेंटिफाइंग द नीड गैप। क्या मतलब है जी इसका, क्या क्या चीजें हो सकती हैं नीड गैप्स में? बहुत ही फंक्शनल, मतलब आपकी बेसिक जो किसी भी उसमें आपकी डिमोटिवेशन या नीड गैप्स क्या होते हैं, वो जो अभी डिलीवर नहीं हो रहा तो वो डिससैटिस्फैक्शन विद द करंट प्रोडक्ट हो सकती है। मेरा बैंक थर्ड क्लास है, कोई सर्विस नहीं देता। अच्छा दूसरा आ जाएगा तो क्या करेगा, वो भी यही करेगा, आई एम जनरली डिससैटिस्फाइड विद द बैंक्स। डिजायर फॉर न्यू फ्लेवर्स, यार इसमें मैंगो नहीं आता, मैंगो आ जाए तो मैंगो ला। लुकिंग फॉर न्यू पैकेजिंग टाइप, ये जो रोटी है ये इसकी थैली बहुत स्टिकी वाली आती है, ये सही नहीं है, एंड इट्स लाइक दैट। So really, all birds में really bother about all this birds is not the packaging type and size. Mhm. But you really bother about this for the packaging type. जैसे मैं वही बता yes. रही थी, मैं यही बता रही थी। Oh yes. लास्ट ईयर जो है ऑल बर्ड्स ने लॉन्च किया था, Exactly. तो छोटू वाला जो ऑल बर्ड्स था 90 ml का जो लॉन्च किया था, वो बच्चों के लिए टारगेट किया था, क्योंकि बच्चे जो है ना छोटे बच्चे जो नींद डाल के निकली थी वो ये थी कि बच्चे पूरा नहीं पी पाते तो हाफ रह जाता है, और दूसरा वो इतनी साइज इस वजह से दिया गया था ताकि उनकी लंच बॉक्स भी फिट हो जाए। साइज का तो खैर मतलब फर्क पड़ सकता है, तो मैं पैकेजिंग टाइप की बात कर कोई एग्जांपल देगा कि पैकेजिंग टाइप से वाकई इतना फर्क पड़ अच्छा सकता है? एक का मैंने देखा था, एक का मैंने देखा था, उसका मुझे याद है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिव्यूज थे लोगों के कि जो नेस्ले वाले ने पेपर स्ट्रॉस निकाले थे ना, तो जब आप उसको पी रहे होते हैं तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते थे। ये प्रॉब्लम मुझे भी बहुत होती थी, जिस वजह से मुझे था, लेकिन वो नेस्ले की लेकिन वो मैंने हार्डली देखा है कि जैसे ऐसा कोई होता है, मतलब पैकेजिंग में इतना नहीं देखा। तो जो कुकिंग ऑयल में जो पॉलीबैग्स आते थे ना, तो यस उसमें उसकी वो बड़ी ताकत थी कि वो बह जाता है, आपको निकालना बहुत मुश्किल है, तो इवन ये जो है कैप वाला जो नॉस्ट्रल वाले आगे स्टैंड अप पैकेजिंग इज नॉट जस्ट द प्रिंट ऑन दैट, ऐसा से वो सब कुछ याद है। पैकेजिंग मींस एवरीथिंग, पैकेजिंग मींस एवरीथिंग, ठीक है। देयर आर चांसेस यहाँ पे पैकेजिंग सिर्फ मैं ये वाला अचार एक दफ़ा इसलिए लाता हूँ नेशनल का कि बर्नी आ जाए, उसके बाद पाउच ले लेकर आता हूँ क्योंकि वो सस्ता पड़ता है रखने के लिए, लेकिन बर्नी चाहिए तो एक दफ़ा बर्नी वाला पैक लेकर आऊँगा और बर्नी वाला पैक लाकर अब अगली दफ़ा से पाउच लाना शुरू करूँगा। तो कंज्यूमर्स डू वर्क इन अ वेरी मिस्टेकियस वे। सबसे अच्छा एग्जांपल तो वो है Dish जो wash. दूध का कार्ट में वाला आता है ना, पहले तो कैप्स Then dissatisfaction also includes availability issues, right? मिलता ही नहीं है।
कोई एग्जांपल दीजिए। एक कैडबरी डेयरी मिल्क का एक ऐड आया था डेयरी मिल्क सिल्क का, तो वो इतना अच्छा ऐड था, आई वाज सो इन्जॉयड कि बहुत अच्छी तरह से चॉकलेट ड्रिप करके दिखाए थे। मैंने इतना देखा मगर वो मिला ही नहीं यहाँ पे, और उन्होंने यूजुअली कहा कि या तो वो पता नहीं इंडिया में है ज़्यादा, या फिर मैंने कहा ऐड यहाँ पे भी आ रहा था, मैंने कहा इस्लामाबाद में थोड़े से इलाकों में मिलती है, तो हमें क्यों दिखा रहे थे कराची में, तो उस वक्त मुझे बहुत हुआ था कि होनी चाहिए। Generally, मुझे बहुत कम कुछ लगती कुछ है। ब्रांड्स जगहों पे होगा। या कुछ ब्रांड्स के बारे में, जैसे दूध का जो एक ब्रांड है पेस्चराइज में जो आता है डेफ्रेश, उसका अवेलेबिलिटी का बड़ा तो सवाल अब है। ऐसे ही उनकी अवेलेबिलिटी जो है लास्ट टाइम के साथ मीटिंग की Exactly. उसके स्प्राइट साथ मिंट उसकी हेडिंग का है, स्प्राइट मिंट स्प्राइट मिंट का बहुत अवेलेबिलिटी का आजकल इशू है यार, वेरी राइट यार, मतलब मगर बहुत मजे किए वो मैंने किए। हाँ, अच्छी एक बहुत दूसरे अच्छी के- बात इन्होंने पेप्सी ने लॉन्च किया था ये मार्गरीटा, तो उस वक्त भी अवेलेबिलिटी के बाद फिर उनको पता नहीं था हमको कि इतना ज़्यादा रिस्पांस आ जाएगा कि वो पूरा उससे वाइप ऑफ हो गया था। उसके बाद फिर जाकर उन्होंने इंडियन कराया। बिल्कुल एब्सोल्युटली ओके। अच्छा, these are just few examples, ठीक है, ये जाहिर सी बात है कोई डेफिनेटिव लिस्ट नहीं कि जी यही बैरियर्स हैं, यही की गैप्स हैं। These are just few examples कि वो कौन से नीड गैप्स हैं जो आपके आगे स्ट्रेटजी के अंदर आपके इनपुट बन सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, UNA also tells you about, ये चीज़ क्लियर है बिल्कुल कि नीड गैप्स आपको कहाँ से मिल रहे होते हैं, डिससैटिस्फैक्शन कस्टमर की, और जो पॉसिबल चीज़ें वो मिस कर रहा होता है अपने एक्सपीरियंस, वो सब आपके नीड गैप्स हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं जी इसी UNA से अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव लैंडस्केप। उस लैंडस्केप जब मैं कहता हूँ तो लैंडस्केप इज रिलेटिवली इट्स अ होलिस्टिक टर्म, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए कंपटीशन के बारे में? कंपटीशन क्या है, किसको टारगेट कर रहा है, किसको कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, उसकी सर्विसेज क्या है, मतलब पूरी जो मुझे अपने बारे में पता है वो सेम चीज़ मुझे अपनी कंपटीशन के बारे में भी बहुत डिटेल में USP चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट। की प्लेयर्स हैं कौन से? सबसे पहला सवाल, मार्केट, रिमेंबर